Start. Yes, very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. I welcome you all to another session of secretarial practice. Yesterday, I guess you saw 10 अवतार का कोई एक अलग अवतार मेरा कल different personality. I personally don't insist anyone to go forth with that particular phase or my avatar of mine. क्योंकि अगर मैं उस रूप में हूँ तो आई एम वेरी डेंजरस एंड वेरी हार्मफुल ऑल्सो. और इतना डेंजरस हार्मफुल मैं किसी के लिए बनना नहीं चाहता, ये हमेशा मेरी इच्छा रहती है. इसीलिए रिक्वेस्ट है, मजबूर मत करो. अगर मजबूर करोगे तो फिर आई कैन नॉट. क्यों ना बेटा कर दो. ओह, सीवियर हेडेक. हेड है क्या तुमको? हेडेक आने को है? मेरे को तो बाल ही दिखते यार, हेड तो कहीं दिखता नहीं है. कितने बजे उठे कल तुम? हाँ, 1 बजे. ओके. सीवियर हेडेक में आदमी 1 बजे तक सोता है आराम से. नाइस नाइस थियरी. मुझे तो पता चला सीवियर हेडेक में आदमी उठ जाता है नींद में से. ओह यार, नाइस. इसलिए जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लाके रे, इसलिए स्टोरी ऐसे डाला ना, है ना? स्टोरी कर डाला था ना. हाँ, तो पोस्चर तो वही था ना. हो माट्रा, वो कभी भी हो, है तो रणबीर सिंह का है ना. हाँ बरोबर है ना माट्रा? हर्ष भैया सही बोल रहा हूँ मैं? पोज तो वही था ना, टॉवेल व्हील के साथ, फर्स्ट क्लास एकदम. डोर बंद कर. पोज तो वही था, टॉवेल व्हील के साथ, फर्स्ट क्लास, है ना? बॉडी बंद शो ऑफ तो करना जरूरी है. सही, ये बात तो सही है, अच्छी बात. हाँ, तो कल का मेरा जो अवतार था बहुत हार्मफुल, बहुत डेंजरस है. आधे लोगों को तो काटे आ ही चुके, आधे लोग तो आज गायब भी हो गए. मेजर इंजरी वाली आई नहीं है आज क्लास को. उम्रीकन बहुत मेजर इंजरी हुई उसको. कोई था नहीं उस वक्त देखने के लिए, तो फिर मजा आता था तो देखने के लिए. जो लोग थे उन लोगों ने देखा है, क्या कर सकता हूँ मैं. तो थोड़ा सा बच समझ के रहो. इतना कर रहा हूँ. दायमा, माट्रा, अनंतवाल वाले आ रहा हूँ मैं. तो अभी इस लेक्चर के बाद इको का लेक्चर है, खास पेपर उसके लिए छोड़ के रखे. आज क्लास में चेक करके मजे लूंगा मैं. ऐसा थोड़ी है, कुछ ही लोगों पे बरसू तो सही बात थोड़ी होगी. सबको समान मिलना चाहिए. प्यार हो, क्रोध हो, हर चीज, एवरीथिंग शुड बी इक्वल. मैं कल ही बोला ना, पारीपासु कंसेप्ट बोला मैंने. आई टॉट यू कंसेप्ट ऑफ पारीपासु. यस, पारीपासु, हर चीज समान है. मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं, कोई कम फेवरेट नहीं. हो जीजा, जीजा ने जो तकलीफ ली, ऐसे टांगे उठा उठा के गाड़ी ढकले हैं, दूसरों को भी समझनी चाहिए. हो जीजा, हाँ, टांगे उठा उठा के जीजा जो गाड़ी ढकल रहे, तो दूसरों को भी समझ में आए ना तकलीफ, गाड़ी कैसे ढकलने पड़ती फिर. हो मान रहा, तो गाड़ी नहीं भी लाए तो भी वो कैसा ढकलना पड़ता वो मैं बताता. चिंता मत कर, आई नो ट्रिक्स. मेरे पास बहुत ट्रिक है. क्यों विष्णु? मेरे पास है ना ट्रिक. तो लेट्स गेट इन्वॉल्व विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को ठीक तरह से नापते हैं, मेजर करते हैं और हमारे कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो अहेड विद द कंसेप्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज. अगला पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. यस, व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक? बायबैक शब्द, हाँ, हाथ ऊपर करके बोलो. ऐसे कमेंट पास करे वैसे करो मत. व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर्स? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स? बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब नहीं, सिर्फ बायबैक इज वर्ड का मतलब पूछा है. आई डिड नॉट आस्क बायबैक ऑफ शेयर्स. आई जस्ट आस्क्ड व्हाट इज मीन बाय बायबैक. टू टेक बैक, सिंपल भाषा.
बाय बैक मीन्स टू टेक बैक, बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब बाय बैक की जगह पे शब्द डालो टेक बैक द शेयर्स। सो बड़ी सीधी समझती बात है कि बाय बैक ऑफ शेयर्स या टेक बैक ऑफ शेयर्स में क्या होता होगा, जो कंपनी ऑलरेडी शेयर्स इश्यू करती है, वो इश्यू किए गए शेयर्स को जब कंपनी वापस खरीदती है उसे हम कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिलायंस कंपनी ने कोई शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स इशू करने के बाद वही शेयर्स दे आर ट्राइंग टू टेक बैक और दे आर ट्राइंग टू बाय बैक, इट इज कॉल्ड एज बाय बैक ऑफ शेयर्स। दूर बैठो, बैग रखो बीच में। अब बैठी है बाजू में, अब तुम बोलोगे फिर गुस्सा आता है कोई चीज, वो सब सर्दी है, वो बगैर मास्क, तुम्हें मास्क खोल के बैठा, अब दिख तो रहा है मेरे को, ठीक है, व्हाटएवर। बायबैक मींस अ कंपनी व्हेन परचेज योर ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस, एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पे जब शेयर्स वापस खरीदे जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायबैक ऑफ शेयर्स। बट अब अंडरस्टूड फैक्ट, मैंने मेरे कंपनी के शेयर्स आप सभी लोगों को इशू किए थे, है ना? मेरे लिए सारे स्टूडेंट सेम है, पारी पशु। तो कल का गुस्सा आधे लोगों को मिला है तो सबको मिलना चाहिए, इसलिए मैंने बॉयज़ के पेपर ऐसे संभाल के रखे हैं बहुत जनों के। ऐसे नहीं है कि स्पेशल ट्रीटमेंट थी नहीं इन लोगों को, सबको समान मिलेगा बेटा। इसलिए अगले वाले लेक्चर में बाकी लोग जिन लोगों के पेपर चेक हो गए वो अपना राइटिंग वर्क के कुछ ना कुछ पढ़ते बैठेंगे, बाकी इन लोग की क्लास यहाँ बैठे बैठे मैं लेता रहूँगा, क्योंकि डोज तो सबको एक बार देना पड़ जरूरी हो। कृष्ण पहिला वॅक्सिन लसवंत सगळे एकदा झाले पाहिजे, है ना? तो क्रोधवनची लस एकदा सगळ्याला बसली ना म्हणजे महिनाभर अशी गाडी ट्रॅक कर चालते अशी, राइट? सो कंपनी कैन बाय बैक द शेयर्स फ्रॉम, अब बट ऑब्वियस फैक्ट है, मैंने मेरे कंपनी के शेयर्स आप सभी लोगों को बेचे थे, मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, माई कंपनीज रिटर्न्स आर गुड, माई कंपनीज प्रॉफिट्स आर गुड, बट ऑब्वियस मैंने मान लो अगर आपको शेयर 100 रुपये में इशू किए हैं और पहले 3 साल में मेरे कंपनी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट जनरेट किया है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू उसकी 500 रुपये हो गई है। आप लोगों ने शुरुआत में मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया, उस ट्रस्ट के नाते आप सभी लोगों ने कंपनी के शेयर्स मुझसे 100 रुपये में खरीदे, भले ही नई आइडिया थी, लेकिन आप लोगों ने सोचा कि सर अपने हैं सर, तो इसीलिए आप सभी लोगों ने वो 100 रुपये में शेयर्स खरीद लिए और उसी अपनेपन के ट्रस्ट को रखते हुए वी एंश्योर्ड दैट वट एवर वी प्रॉमिस वी डिलीवर, वट एवर वी प्रॉमिस्ड वी डिलीवर, वी आर श्योरली गोइंग टू डिलीवर। आपका 12th का रिजल्ट बताएगा क्या डिलीवर होगा वो। अभी आप कितना क्या करना है कर लो, सिर्फ राउंड चालू होने दो, फिर मैं बताता हूँ क्या रहता है प्रिपरेशन। 100 रुपये का शेयर जो है 500 रुपये में, 100 रुपये का शेयर जो है 500 रुपये की मार्केट वैल्यू उसकी हो गई। नाउ आई वांट टू बाय बैक और टेक बैक द शेयर्स, आई एम कमिंग टू ऑल ऑफ यू एंड सेइंग 500 रुपये के शेयर है, 500 रुपये दे देता हूँ, मुझे शेयर दे दो मार्केट वैल्यू। जब आपको मालूम है कंपनी अच्छी है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी इज डूइंग वेल एंड गुड, डू यू रियली थिंक यू विल बी विलिंग टू गिव द शेयर्स? जबरदस्ती ले सकते हैं क्या वापस कंपनी? नहीं। अगेन बायबैक इज वॉलेंटरी, इट इज अप टू द मेंबर और द शेयर होल्डर होल्डिंग द शेयर्स वेदर ही हैज टू रिटर्न द शेयर्स और नॉट। कंपनी नहीं बोल सकती कंपलसरी हमको फॉरफीचर में कैसे करते हैं, हम कंपलसरी फॉरफिट करते हैं। कॉल्स अगर अनपेड हो तो कंपलसरीली फॉरफिट करने का अधिकार कंपनी के पास है, लेकिन क्या बायबैक का अधिकार कंपल्शन अधिकार है? इज इट अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? नो, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। गजा, हाँ डोळे उघड, जे दिसेल ते फेकून मारेल। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में जब कॉल्स पे मनी पेड नहीं होती हो तो उसके अंदर हमें फॉरफीचर का अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट मिलता है कंपनी को। बट इज दैट द केस विद द बायबैक ऑफ शेयर्स? आप सभी लोगों ने जितने भी कॉल्स थे, शेयर्स की वैल्यू थी वो फुल्ली पेड है, आप सभी के शेयर्स फुल्ली पेड शेयर्स है। तो जब सभी मेंबर्स ने, सभी शेयर होल्डर्स ने फुल्ली पेड शेयर्स दिए हैं, पूरे पैसे दिए हैं शेयर्स के, डू यू रियली थिंक द कंपनी विल हैव द अथॉरिटी टू बाय द शेयर्स कंपल्सरीली? आप पे कंपल्सन कर सकते नहीं, जबरदस्ती कर सकते कि नहीं आपको ये आपके शेयर्स जो है ये आपको देने ही पड़ेंगे, ऐसे बोल सकती है कंपनी? नहीं। फिर क्या होगा? एज यू विश। व्हाट इट विल बी? इट विल बी एज यू विश। किसकी विश है यहां पर? किसकी विश है भाई? शेयर होल्डर। इट विल बी एट द विश ऑफ द शेयर होल्डर, इट विल बी एट द विश ऑफ द शेयर होल्डर। अब समझती बात है, कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, कंपनी रिटर्न अच्छा दे रही है, कंपनी की मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे केस में विल यू एक्सरसाइज योर एज यू विश? नो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज एज यू विश। मुझे क्या मिलेगा भाई? मुझे क्या मिलेगा?
ये भी सोचना पड़ेगा ना। 500 रुपए अगर कंपनी दे रही है, मार्केट में तो वैल्यू 500 रुपए है, तो मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, तो शेयर होल्डर क्या बोलेंगे कंपनी को? यू कैन नॉट गिव व्हाट आई वांट। क्या बोलेंगे? यू कैन नॉट गिव व्हाट आई वांट। हाँ, नहीं दे सकते आप। कंपनी बोले बोल के तो देखो क्या चाहिए, सब कुछ दे सकते हैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। क्या कहता है कंपनी? जो भी चाहिए कह के तो देखो, सब कुछ दे देंगे, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। शेयर होल्डर कहता हाँ, नहीं पॉसिबल, नहीं दे पाओगे तुम, जो हमें चाहिए वो नहीं दे पाओगे। फिर से कंपनी ने कहा बोल के तो देखो क्या चाहिए, एक बार बताइए तो क्या चाहिए। तो फिर शेयर होल्डर ने कहा पक्का एज आई विश? तो बोले कहा ठीक है, प्लीज पे मी ₹800 फॉर द शेयर। प्लीज पे मी ₹800 फॉर द शेयर। मुझे 800 रुपए प्रति शेयर की रकम पे करिए। नाउ इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन द मार्केट वैल्यू? So what does the shareholder wish for? 800 rupees. What does the shareholder wish for? 800 rupees. The shareholder wishes for 800 rupees, a price which is greater than the market value. अब वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी तो बड़ा बोल दिया, जब तक है जान, जो मांगेंगे वो दे देंगे, जो कहोगे वो कर देंगे, राइट? I'll do whatever you want, है ना? अब कंपनी फंस गया, एज विश। अब विश किसकी? यहां पर शेयर होल्डर की। कंपनी तो चाहती है कि शेयर्स वापस खरीदे, इट इज द विश ऑफ द कंपनी, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में चलनी किसकी वाली है? शेयर होल्डर की। अब शेयर होल्डर तभी मानेगा जब उसे जो चाहिए वो मिलेगा, उसके बगैर तो शेयर होल्डर मानने से रहा, उसके बगैर तो शेयर होल्डर मानने से रहा भाई। अब ऐसे केस में शेयर होल्डर बड़े बेस यही चाहेगा कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू उसे मिले। कंपनी ने बाईबैक के अंदर शेयर्स परचेस करने का ऑफर शेयर होल्डर को दिया है। नाउ दिस ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड देन द बायबैक विल बी एक्सरसाइज्ड, है ना? क्योंकि शेयर होल्डर का बड़ों पे सवाल क्या रहेगा? मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। यह हर एक इन्वेस्टर सोचेगा। मार्केट वैल्यू जितनी रकम मिलेगी तो इन्वेस्टर्स को कुछ अलग मिल रहा है क्या? नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, सीधी कॉमन लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगाओ। जब कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करता है, टेक बैक ऑफ शेयर्स करता है, डोंट यू थिंक कंपनी का कैपिटल कम होना है? अब नॉर्मली ये डिसीजन कंपनी कब लेगी? जब कंपनी के पास फुल पैसा है, कंपनी फुल प्रॉफिट में चल रही है, तब अपना परमानेंट कैपिटल लौटाने की बात कंपनी कर रही है। इक्विटी कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल, बट इन केस ऑफ बायबैक द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ रिटर्निंग द परमानेंट कैपिटल। ये कब करने का सोच सकती है कंपनी? जब कंपनी के पास पर्याप्त से ज्यादा पैसा आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब जरूरत से ज्यादा कंपनी का पैसा आ गया, कंपनी के पास फुल पैसा ही पैसा है, तो ऐसे केस में कंपनी बड़े बड़े सोच सकती है कि जो परमानेंट कैपिटल है ये भी क्यों रखे, सबको ही पैसे लौटा दे। सो ऐसे केस में बायबैक ऑफ शेयर्स किया जाता है। और बहुत ज्यादा पैसा जब होगा जब कंपनी की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, और जब कंपनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी तब मार्केट वैल्यू उस वक्त हाई रहेगी। बतौर इन्वेस्टर कंपनी का परफॉर्मेंस सुपर डुपर से भी वाव है, तो बतौर इन्वेस्टर अगर आपको मार्केट वैल्यू पे ही टेक बैक या बायबैक ऑफ शेयर्स का ऑफर दिया जाएगा, यू विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। योर आंसर विल बी मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मुझे क्या मिलेगा? 500 रुपए तुम दे रहे हो, 500 रुपए तो मार्केट में भी वैल्यू है। ऑफर रिजेक्टेड, ऑफर इज रिजेक्टेड। लेकिन वही कंपनी जब उसी शेयर को 800 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है तुमसे, तो सोचने वाली बात है, ऑफर में कुछ दम है। मुझे क्या मिलेगा? तो 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें क्या मिलेंगे? 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे मार्केट वैल्यू से। नाउ बीइंग अ शेयर होल्डर, कैन मोस्ट ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफर? यस, बिकॉज यू आर गेटिंग अ प्राइस विच इज मोर देन द मार्केट वैल्यू। यू आर गेटिंग द प्राइस मोर देन द मार्केट वैल्यू। जितनी उम्मीद थी उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है ना? जितनी उम्मीद है उम्मीद से जब ज्यादा मिलता है तो बड़े बेस विल एक्सेप्ट द ऑफर, बड़े बेस विल एक्सेप्ट द ऑफर। इसीलिए बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर द बायबैक प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर का एक ही सवाल रहेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। वहां लिख के रखो लॉजिक, मुझे क्या मिलेगा, तो याद रहेगा। बायबैक ऑफ शेयर्स के वहां ब्रैकेट में लिख के रखो, मुझे क्या मिलेगा।
तो आपको याद रहेगा कि हमेशा ये शेयर्स कहां पर होते हैं, दे आर ऑलवेज बॉट बैक एट अ प्राइस ग्रेटर देन द मार्केट वैल्यू। उसके वहां ब्रैकेट में लिखो, मुझे क्या मिलेगा उसके अंदर ब्रैकेट में लिखो पीपी परचेज प्राइस और बीपी बायबैक प्राइस ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू एमवी। पीपी परचेज प्राइस और बायबैक प्राइस ग्रेटर देन द मार्केट वैल्यू। बरोबर है? लॉजिक समझ में आ रही है मेरी? अरे में लॉजिक, मुझे क्या मिलेगा, समझा क्या? क्या मिलेगा समझा? अच्छी बात है, समझा तो। अब कंपनी को बायबैक ऑफ शेयर्स करना है, तो कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करते हो कहां से कंपनी के शेयर्स को वापस खरीद सकते हैं, टेक बैक कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं? फर्स्ट दे कैन बाय बैक फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को ऑफर बताकर, बायबैक ऑफर बताकर उनसे ही कंपनी शेयर्स अपने वापस खरीद सकती है। या फिर कंपनी ओपन मार्केट में से, जैसे कि जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे जो है ट्रेड किया जाता है, वहां ऑनलाइन मार्केट में वहां से शेयर्स कंपनी जो है खरीद सकती है। उसके अंदर सेबी के गाइडलाइंस है, वो सेबी के गाइडलाइंस अगर फॉलो करे तो ओपन मार्केट में से कोई भी कंपनी अपने ही कंपनी के शेयर्स मार्केट में से खरीद सकती है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हु हैव इशूड इसॉस और स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिन एम्प्लॉयज को इसॉस के अंदर या स्वेट इक्विटी ऑप्शन के अंतर्गत शेयर्स इशू किए गए हैं, उन एम्प्लॉयज से भी कंपनी शेयर्स वापस खरीद सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी कैन बाय बैक द शेयर्स only when it has sufficient balance in its free reserve, securities premium accounts, proceeds of the issues of any other shares. When it has free reserves यानी जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है उसमें से बाजू में रिटेन अर्निंग बता रखा है, वो सारा अगर कंपनी के पास बहुत सारा फ्री रिजर्व है, रिटेन अर्निंग है, कंपनी के पास अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर बहुत सारा पैसा है, या कंपनी ने कोई दूसरे इश्यू ऑफ शेयर्स में से जो पैसा इकट्ठा किया है, लेट से अभी कंपनी ने पहली बार आईपीओ किया था, उसके बाद कंपनी ने एफपीओ किया है, कंपनी ने एफपीओ करने के बाद ये डिसाइड किया कि आईपीओ के जितने भी शेयर्स थे उनको वापस बाय किया जाए, तो एफपीओ से आया हुआ शेयर कैपिटल का इस्तेमाल आईपीओ को रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एफपीओ से इशू किए गए शेयर से जो कैपिटल कलेक्ट होगा उससे रीपेमेंट ऑफ आईपीओ भी कंपनी कर सकती है। तो तीन तरीके कैसे हैं फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, आइदर फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, आइदर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा कहां से आता है? व्हेन द इश्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, द कंपनी इशू द शेयर्स एट प्रीमियम। The premium collected on issue of shares is deposited into a separate bank account which is called a securities premium account. Securities premium account, the amount lying in the securities premium account can be utilized for buyback of shares. And again, proceeds of any other issue, कंपनी एफपीओ कर आईपीओ के कैपिटल को रिटर्न करने का प्रोविजन, रिटर्न बाय करने का प्रोविजन कर सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझा क्या मुझे क्या मिलेगा कि नहीं? Company goes for buyback of shares for various reasons as to return surplus cash to its shareholders, safeguard the company against unwelcome takeover bids, etc. बहुत सी वजह होती है कंपनी बायबैक कर रही है। देखो, कंपनी के अंदर किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल लेना बहुत आसान है। They just have to buy more than 51% शेयर्स। 51% से ज्यादा मिल जाए भाई तो फिर तो कंट्रोल ही कंट्रोल है ना? 50% में कुछ नहीं होता, 51% से ज्यादा अगर मिल जाए तो कंट्रोल ही कंट्रोल है। कोई चाहता नहीं है कि अपनी कंपनी बेचे, लेकिन जब इन्वेस्टर्स खरीदने पे उतावला और इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए शेयर्स, तो उसके बाद कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल उसकी तरफ चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, फेसबुक वॉज द सोशल मीडिया ऐप और उनकी कंपनी अलग थी। व्हाट्सएप वॉज अ डिफरेंट कंपनी, Instagram was a different company. But when Facebook came to know that WhatsApp and Instagram will become their biggest threat, and they have become their biggest threat, only people of 90s, 80s, 70s, 60s, 50s, 40s, 30s, 20s are using Facebook. हम जैसे नौजवान, आप जैसे नौजवान, they are hardly using Facebook now. Exactly, no one uses Facebook.
नॉर्मली देखते हैं कि लोग 35 प्लस जाने के बाद फेसबुक पे कहीं तो यूज़ करने का सोचते हैं। अभी जो सारे यंगस्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग Instagram, most of them are using Snap, most of them are using WhatsApp and everything. WhatsApp has become a different medium, उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस बन चुका है। सो कहीं ना कहीं Instagram और WhatsApp ये दो मेजर थ्रेट फेसबुक को लग रहे थे। जुकरबर्ग ने क्या किया? सिंपल, 51% ज्यादा स्टेक दोनों कंपनियों में परचेस कर लिया। 51% ज्यादा स्टेक दोनों कंपनियों में ओपन मार्केट से खरीद लिया एंड इनडायरेक्टली दे बिकेम द सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी दैट इज फेसबुक। अगर आप व्हाट्सएप ओपन करो तो वहां पे भी फेसबुक का लोगो आता है, इंस्टाग्राम भी ओपन करो तो फेसबुक का लोगो आता है, बिकॉज नाउ द होल्डिंग कंपनी इज फेसबुक। अगर यही इंस्टाग्राम वाली कंपनी ने, व्हाट्सएप वाली कंपनी ने पहले ही बायबैक करके खुद के पास कंपनी के शेयर्स खरीद के रखते होते 51% ज्यादा, तो इस जिंदगी में क्या अगले 7 जन्म तक भी फेसबुक जो है इन कंपनियों को कभी खरीद नहीं पाता। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अरे गेटिंग माय पॉइंट? सो ये टालने के लिए नॉर्मली कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करता है। तो यहां पर बायबैक ऑफ शेयर्स मुझे क्या मिलेगा का पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर्स को इशू करती है। कंपनी शेयर्स को इशू करती है। शेयर्स को इशू करते वक्त कंपनी को एक डॉक्यूमेंट इशू करना होता है। वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। कंपनी along with prospectus issues the application to general public for subscription. Prospectus contains the information regarding the number of shares which are being issued, the price that is being issued, and all other details regarding the financial condition of the company. All those people who are willing to buy or subscribe the shares of the company have to fill the application form, and pay the application plus application money to the company. Company on the receipt of the application and application money, after closing of the subscription list, company will shortlist all the subscription. After closing of the subscription, there is a time period which is given for subscription. उस टाइम पीरियड के अंत के बाद, उस टाइम पीरियड के एंड के बाद कंपनी क्लोजेस द सब्सक्रिप्शन। When the company closes the subscription, उसके बाद कंपनी देखेगा कि कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन आए। मैंने अकाउंट्स के उस लेक्चर में बताया था, सिर्फ जिसे पूछूंगा उसे ने जवाब देना है। बताओ, देखो कहते जब एप्लीकेशन जो हमारे पास आते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन विच वी हैव रिसीव्ड, it is more than the number of shares which are issued. It is a case of आपस में बातें मत करो रे। When the number of application received is greater than the number of shares issued, it is a case of पीछे मत देख साक्षी।
रिया, इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कर रहे हैं अकाउंट्स में आप? चैप्टर तो खत्म हो गया पूरा। अब इसके बाद तुम एक्सपेक्ट करोगे कि मैं गुस्सा ना कर, तो फिर ये तो गलत है। साक्षी गिरी, रुक, ये बंटा है, किधर है? एप्लीकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इश्यूज, दोनों में इक्वल है, जितना एप्लीकेशन है उतने इशू किए। इट इज अ केस ऑफ, हाँ इक्वल बोलते हैं उसको। हाँ अनु बेबी, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हर्ष शर्मा, क्या बोलते हैं उसको? फुल सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं उसे? फुल सब्सक्रिप्शन। बताओ मंगरूलकर, एप्लीकेशन लेस देन इशू, अंडर सब्सक्रिप्शन। जब सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो, number of applications we have received is more than the number of shares which are issued, it is a case of over subscription. Whenever the application is equal to the number of shares issued, it is a case of full subscription. And when the number of applications is less than the issue, it is a case of under subscription, over subscription, under subscription and full subscription. Are you getting my point? अलॉटमेंट में हम देखेंगे देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज कॉल्ड एज 90%, विच स्टेट्स जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं उसमें 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। इफ द कंपनी हैज इश्यूड 10,000 शेयर्स and company receives an application for 8,000 shares, do you think it is fulfilling the criteria of 90%? If it is not fulfilling the criteria of 90%, in that particular case the entire issue gets cancelled and the application money received for the entire 8,000 shares has to be refunded. Has to be refunded. And if it is not refunded, if I am not wrong, it is 7 days. गलत हुआ तो बोलना मत, मैं पढ़ा नहीं बहुत दिन से, 7 या 57 days है। If the money is not refunded after cancellation of the issue within 7 days, the company also has to pay a simple interest on same at the rate of 18% till the time of repayment of the money is being done. अब जब इश्यू कैंसिल हो गया तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी वापस पैसा लौटाए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्लॉज तुमने मीट नहीं किया। और अगर उसके बावजूद भी कंपनी खुद के पास पैसा रख रही है, कंपनी को पैसा नहीं दे रही इन्वेस्टर को, तो ये गलत है। तो जो कंपनी विद इन टाइम फ्रेम पैसा नहीं लौटाती उसे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है उस अमाउंट के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Application received, if it is greater and the number of shares which are issued is less, ऐसे केस में, in this particular case and scenario, in case of an over subscription, can the company make the allotment of the number of application it has received? No. How? स्नेहल, how? कर सकते हैं। कंपनी के पास शेयर्स 10,000 है इशू करने के लिए, कंपनी के पास एप्लीकेशन 12,000 क्या है, कर सकते 12,000 इशू? फिर हाउ कैसे बोला? ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं मैं। कंपनी के शेयर्स इशू किए गए 10,000, कंपनी के पास एप्लीकेशन आए हैं 12,000, क्या कंपनी 12,000 शेयर्स इशू कर सकते भाले? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितने इशू किए गए हैं उतने ही शेयर्स इशू किए जा सकते, जितने शेयर्स इशू किए गए हैं उतने ही अलॉट किए जा सकते, उससे ज्यादा अलॉट नहीं करते। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है जो आपको थ्योरी में मैं पढ़ाऊंगा। इन एक्सेप्शनल केसेस द कंपनी एक्ट गिव्स अ परमिशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स मोर देन द नंबर ऑफ द शेयर्स विच हैव बीन इश्यूड बाय द कंपनी। एक्सेप्शनल केस क्या है, उसके प्रोविजन क्या है, कंडीशन क्या है, अपन देखेंगे। उसमें भी ज्यादा नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज रफली 10% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स विच हैव बीन इश्यूड। लेकिन आमतौर पर मैंगो मैन के हिसाब से आमतौर पे कॉमनली यही देखा जाएगा। आम जिंदगी में अगर देखें, कंपनी कैन इशू शेयर्स ओनली अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स विच आर बीइंग इशूड बाय द कंपनी। तो ऐसे केस में 12,000 एप्लीकेशन आए हैं
10,000 अलॉटमेंट करना है, हाउ डू वी डिसाइड कि किसके एप्लीकेशन रखना है और किसके एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है, किसे नाराज करना है, किसे नाराज नहीं करना, किसका दिल दुखाना है, किसका दिल नहीं दुखाना। अब सभी लोगों की एप्लीकेशन तो मंजूर नहीं हो सकती, सभी लोगों की एप्लीकेशन तो मंजूर नहीं हो सकती। कौन से एप्लीकेशन पे यस लिखना है, कौन सा एप्लीकेशन पे नो लिखना है, वो तो समझना पड़ेगा। हाँ, नो है तो नो है, यस है तो यस है, नो भी है तो यस ही है तो नो है, आज मेरा। हाँ, यस है तो नो है, नो है तो यस है। तो कंपनी को ये डिसाइड करना है कि कौन से एप्लीकेशन पे यस लिखना है, कौन से एप्लीकेशन पे नो लिखना है। एप्लीकेशन की लिस्ट बहुत लंबी, कौन से एप्लीकेशन पे यस लिखना है, कौन से एप्लीकेशन पे नो लिखना है, ये कंपनी को अब डिसाइड करना है। तो नॉर्मली व्हाट वी सी, यू हैव सीन इन अकाउंट्स आल्सो, in case of over subscription what the company follows is pro rata allotment. What the company follows is pro rata allotment. एप्लीकेशन जितने आए उसका नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू रेशियो निकाला जाता है और हर एप्लीकेंट ने जितने शेयर सब्सक्राइब किए उसके मुताबिक प्रो अलॉटमेंट उस रेशियो के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके उसे उतने शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो ये प्रो रेटा का अलॉटमेंट का प्रोसीजर हम कब फॉलो करेंगे, जब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो। लेकिन फुल सब्सक्रिप्शन में कोई दिमाग लगाने वाली बात है क्या? नहीं, जितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं उतने शेयर्स अलॉट करने हैं। और अंडर सब्सक्रिप्शन में भी कुछ दिमाग लगाना है क्या? नहीं, जितने शेयर्स आपने इशू किए उससे कम एप्लीकेशन आए हैं, लेकिन वो भी देखो भाई 90% से तो कम नहीं आए। अगर 90% से कम आए तो पूरे के पूरे पैसे लौटाने पड़ेंगे। एक शेयर की एप्लीकेशन भी कम है, एक शेयर की कीमत तुम क्या जानो वैसे, हाँ, एक शेयर की कीमत तुम क्या जानो वैसा हो गया वो। हो जुली, एक राखी की कीमत तुम क्या जानो जुली भाई। तो एक शेयर के एप्लीकेशन में अगर कम आ गया, 90% से कम गया, तो पूरा के पूरा इशू कैंसिल होगा, पूरे के पूरे पैसे लौटाए जाएंगे। अगर एप्लीकेशन 95% क्या है, हमको देने 100% थे, 95% एप्लीकेशन आए, तो इन केस इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा की पूरा अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन ये तो अकाउंट्स की बात हो गई, सिंपल। अकाउंट्स में हम क्या देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ओवर सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो प्रो रेटा देखो, या फिर जो कुछ भी रेशियो दिया गया है उसके मुताबिक करो। अगर गिवन है, स्पेसिफाइड है, तो स्पेसिफाइड के मुताबिक जाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो प्रो रेटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा। राइट, सही बोल रहा हूँ? आता है क्या अकाउंट्स में से थोड़ा बहुत? इफ इट इज स्पेसिफाइड, द अलॉटमेंट हैज टू बी डन बाय द स्पेसिफाइड रेशियो. If nothing is specified, we have to assume that the allotment is done on pro rata allotment. And next to दिमाग लगाने की बात ही नहीं है भाई साहब, सीधे सीधे जितने एप्लीकेशन आए सभी के सभी को, जीजा सीधा बैठ, जितने भी एप्लीकेशन आए सभी के सभी को शेयर्स अलॉट होने हैं, है ना? ना द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर इज, हम अकाउंट्स नहीं सीख रहे, वी आर अंडरस्टैंडिंग थियरी, वी आर अंडरस्टैंडिंग कंपनीज एक्ट. Even if it is over subscription, under subscription, even it is full subscription, we have to understand what are the procedures and provisions to be undertaken by a company in case of allotment of shares. चाहे वो full subscription हो, चाहे वो under subscription हो, चाहे वो over subscription हो, procedural requirement, provisions of the Companies Act have to be followed in all the three cases. Are you getting my point? इन तीनों भी केसेस में जो कुछ भी प्रोसीजरल या प्रोविजन रिक्वायरमेंट है वो तो कंपल्सरीली कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा. यस और नो? चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. When a company gives shares to the applicant on the based on the application submitted, it is called as allotment of share. मैंने कंपनी के शेयर्स इश्यू किए, वो पूरी पिछली वाली जो लाइन है, पहले वाली लाइन, उन सभी लोगों ने मेरे कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे. 1000 शेयर के एप्लीकेशन उन सभी 8 लोगों ने दिए. ये वाली लाइन ने 2000 शेयर्स के एप्लीकेशन दिए, ये वाली लाइन ने 500 के दिए, ये वाली लाइन ने 5000 शेयर्स के एप्लीकेशन दिए हर एक ने. तो जिसने जितना एप्लीकेशन दिया है उतना अलॉटमेंट करना पड़ेगा, आया ना? अंजलि ने मेरे को एप्लीकेशन दिया है कितने शेयर का? 500 है ना, ये लाइन 500 है ना, 500 बोला ना मैं, 2000. ओ ज्यादा ट्रस्ट है ना ये लाइन में. चलो 2000 है ना, देव कहते 2000 का एप्लीकेशन आया मेरे पास. एप्लीकेशन में अंजलि ने, देवकटे ने लिख के भेजा 2000 एप्लीकेशन, 2000 शेयर्स हम खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है. बोला नहीं ऐसा कैसा, मेरे पे तो ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, ब्लाइंड फेथ है. इवन आई हैव ब्लाइंड ट्रस्ट एंड फेथ ऑन यू, डोंट वरी, आई बिलीव दैट यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन नेक्स्ट एग्जाम. आई बिलीव, आई स्टिल बिलीव यू कैन. हाँ, तो मेरा ब्लाइंड ट्रस्ट है, मेरा अति भरोसा है मेरे बच्चों पे. मैंने कहा नहीं नहीं अंजलि ऐसे कैसे, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं अंजलि,
मुझ पे नहीं भरोसा अंजलि है ना? ब्लाइंड ट्रस्ट है ना, एकदम ऐसा डोळे झाकून ऐसा है ना, डोळे झाकून है ना? तो डोळे झाकून जब ट्रस्ट है कि नहीं, देव कहते हैं सरांवर भरोसा। भैया सिर्फ क्लास में आके ये जोन क्यों होता है? कल क्या खिलाया पार्टी में इन लोगों को? ये तो बहुत ना इंसाफी है, ये तो हंसने वाली बात है। देख हंस रही, देख कैसे टमाटर खाए क्या तुम कल आके पार्टी में? तो ऐसे मुंह टेढ़े टेढ़े करके ऐसे फोटो ले रहे थे, तब नहीं उदास हुए तुम? अरे सब नजर रहती है मेरी, स्कैनिंग रहता है। वो तो आने वाला था स्मैक डेड पे स्मैक करते ले मैं भी पार्टी करता हूँ, लेकिन मेरा जाने दो। इतना भी बोम लोग पहली जात बहुत हो गया, वो वहां जाते ये यहाँ भी आ गए। हाँ हंस 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 हंस। मैं तो ऐसे 2 मिनट में जाने वाला था वहां पे, वो बोकन को बोलने वाला था ये बांधून ठेव त्यांना, डोर बंद कर। ये परभणी कोई भी कैफे में गए ना, मैं 2 मिनट में फोन किया ना, दरवाजा बंद करके अंदर ही कौन देंगे तुमको, इतना याद रखो। आजमा के देखना है, देख लो कभी। हाँ है कि नहीं भरोसा देव कहते सर पे? है बोल रही, देखो है बोल रही, है बोल रही, ये है बोल रही ना? नहीं तो कट्टी कट्टी 12 बट्टी तेरे मुंह पे चिकट पट्टी थू 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 थू। हाँ क्या मन कट्टी है कि 2 है अपनी? कट्टी है कि 2 है? तू बड़ा इमोशनल हो रहा है बे, तू बड़ा इमोशनल हो रहा है। हाँ तू बड़ा इमोशनल हो रहा है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुम रुको जरा। क्लास में कैसा है, कुछ वजह से मेरे को थोड़ा गुस्सा करने नहीं आ रहा, क्लास के बाद बताऊंगा वायलेंस क्या रहता है, सामने नको। हाँ तो भाई अंजलि का मुझ पे भरोसा है, ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ। शी सेड सर तुम जो बोलो वो, आप जो बोलेंगे वो, एज यू से। अंजलि ने मुझे कहा है तो मैंने कहा मैं करो ना तुम, मैं तुम्हें 3000 शेयर अलॉट करता हूं, तुम 3000 शेयर रख लो। मैं तुम्हें 3000 शेयर अलॉट करता हूं, तुम 3000 शेयर्स रख लो। डू यू रियली थिंक आई कैन अलॉट 3000 शेयर्स? कैन आई अलॉट 3000 शेयर्स? नहीं। कितना भी भरोसा हो, ब्लाइंड ट्रस्ट हो, ब्लाइंड फेथ हो, कितना भी एज यू शेयर सर बोले, फिर भी नहीं चलता। जो बोलेगे वही करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू एज सेड, यू हैव टू ओबे एज सेड। अंत में तो वही करना है बेटा। तब ऐसे केस में एंड आई एम वेरी ओबीडिएंट, तो एप्लीकेशन जो है कितने का है मेरे को? 2000 का। क्या मैं इसको 3000 शेयर का अलॉटमेंट कर सकता हूं क्या? नहीं, तुम्हारा ज्यादा ट्रस्ट है बेटा, ये ले 3000 शेयर रख ले। कर सकता हूं क्या? कैन आई और कैन नॉट? आई कैन नॉट, बिकॉज allotment of the shares, number of shares can be only up to the limit of the application received. Application is for 2000 share, allotment can only be of 2000 shares. Allotment can be of the number of shares less than what is mentioned in the application. That we do in case of over subscription. इसने एप्लीकेशन दिया है 2000 का, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन है तो शायद कंपनी इसको 1000 शेयर अलॉट कर सकती है। तो इसका मतलब क्या? अलॉटमेंट कैन बी less than or equal to the number of share application received. But can allotment be more than the application received? No, never. It is only as you say, as you have given in the application. Supreme Court has defined allotment as, Companies Act में allotment इस शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, but this is specifically defined by the Supreme Court, the apportionment of out of the previously unapportioned capital of the company of a certain number of shares to a person. Apportionment of, giving of shares of a company which were not previously apportioned, यानी जो शेयर्स जो कंपनी ने पहले इशू नहीं किए गए हैं, ऐसे शेयर्स कब कंपनी किसी व्यक्ति को अलॉट करती है, इसे अलॉटमेंट कहते हैं। जो कंपनी का आईपीओ हो चुका है, आईपीओ होने के बाद आप सभी लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे, आप लोगों से कंपनी के शेयर्स मार्केट में दूसरे लोगों ने खरीद लिए, दैट इज नॉट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कब होगा? जब कंपनी शेयर्स इशू करने के बाद पहले बार अपोर्शन कर रही है, दैट इज अलॉटमेंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट। कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स इशू करने के बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर आज गणेश ने लिए, कल सूरज ने लिए, परसों टमाटर ने लिए, उसके परसों गिरी ने लिए, ऐसे रोज एक एक शेयर्स एक एक दिन व्यक्ति ले रहा है। दिस इज नॉट अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट कब होता है? शेयर इशू करने के बाद जो शेयर्स पहले अनअपोर्शनड है, जो पहले कभी दिए नहीं गए हैं, जब वो अलॉट होते हैं, जब वो अपोर्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी ने शेयर्स ऑलरेडी इशू किए हैं, शेयर मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, उसी शेयर्स को हम बार बार खरीद रहे बेच रहे, दैट इज नॉट अलॉटमेंट। मान लो शेयर्स अभी सूरज के पास थे, उससे मैंने खरीद लिए, मेरे से वापस सागर ने खरीद लिए, सागर से वापस शेयर्स वो गिरी ने खरीद लिए, गिरी ने वापस गणेश ने कर लिए। एवरी टाइम वी आर बाइंग, दैट डजंट मीन एवरी टाइम अलॉटमेंट इज मेड टू मी। Allotment was only at that first time when the shares were allotted by the company to me, being the first shareholder who bought the shares of the company. Are you getting my point? Allotment बार बार बाय किए गए शेयर्स का नहीं होता। अलॉटमेंट वही होता है जो शेयर्स कंपनी ऑलरेडी इशू नहीं किए, जिससे पहली बार जब कंपनी अपोर्शन करते हैं उससे अलॉटमेंट कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? न तो कोई सोचेगा जितने बार भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं उतनी बार कंपनी अलॉटमेंट करती है। कंपनी एक ही बार अलॉटमेंट करती है जब इशू होता है तब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज बी क्लियर। Thus, this definition clears that allotment of shares means allocating, underline, allocating or giving the certain number of shares by the board of directors out of previously unallocated capital of the company to the persons who have applied for the shares. Underline करो, allocating certain number of shares out of unallocated capital. सिंपल अगर डेफिनेशन लिखना है तो ये लिख सकते हो। व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? Allotment of shares is allocating certain number of shares out of unallocated capital of the company. Are we okay and fine? Clear है? Next, the company can issue prospectus and application form. When the company makes issue of shares, the company has to issue a document which is called as prospectus. That prospectus, before it is being issued to the general public, has to be submitted to the ROC. Has to be submitted to the ROC. After the submission of the prospectus to the ROC, the same prospectus has to be issued to the general public within a period of 30 days. Now these are certain provisions which I am discussing with you. जब कभी भी कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स के अंतर्गत कोई प्रोस्पेक्टस बनाती है, उस प्रोस्पेक्टस को डायरेक्टली तुम शेयर होल्डर्स को या जनरल पब्लिक को, जो है इन्वेस्टर्स को, सब्सक्राइबर्स को इश्यू नहीं किया जा सकता। व्हाटएवर प्रोस्पेक्टस व्हिच विल बी इश्यूड टू द जनरल पब्लिक फर्स्ट हैज टू बी registered with the ROC. Prospectus once registered with the ROC, after that within 30 days of its registration of the prospectus with the ROC, same has to be issued to the general public. कहाँ है? कहाँ दिया है? वो अलॉटमेंट के साथ पूरा प्रोसीजर 90 डेज का है। प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का पीरियड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज 30 डेज ओनली। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने बोल तो दिया 30 डेज ही है जितना मुझे याद है। 90 डेज में अलॉटमेंट के साथ सब निपटाना पड़ता है। 90 डेज में एप्लीकेशन ही जाएंगे तो कब अलॉटमेंट करेंगे? 11 की बुक में देखो तो, हाँ तो वहां 11 की टेक्स्ट बुक को निकालो, ऐसा होगा ही नहीं। 90 डेज में अगर अलॉटमेंट एप्लीकेशन ही 90 दिन अगर खुले रखेंगे तो अलॉटमेंट कब करेंगे? 90 दिन के बाद। 90 दिन में एप्लीकेशन, कॉमन सेंस लगाओ तो 6 महीने का पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर करते बैठेंगे? कॉमन लॉजिक, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। आई एम नॉट सेइंग व्हाटएवर आई एम राइट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है? अगर एप्लीकेशन के लिए तुमने 90 दिन दिए, अलॉटमेंट को वापस आगे वहां से 60 दिन, मतलब 6 महीने में तुम एप्लीकेशन लाओगे, करोगे ना अलॉटमेंट करोगे क्या? 6 महीने में तुम कैपिटल कलेक्शन ही नहीं कर रहे, यही नहीं तय कर रहे कि अलॉटमेंट हुआ नहीं हुआ, फिर इतने टाइम में तो क्या ही कर लेगी कंपनी। I guess I am not wrong, it is 30 days only. Still confirm after the class. The company issues prospectus and application form. Applicant or the subscriber fills the form and submits it with the application money to the company banker. Whatever money is collected on the application has to be deposited into a separate bank account. And this entire allotment procedure and issue of shares is to be conducted along with a scheduled bank. And in the scheduled bank, the company makes a different account, share application account. In that share application account, separate account, the entire application money received is deposited. अगर उन शेयर होल्डर्स, अगर जो इशू किया गया है वो 90% से कम है तो पूरा इशू कैंसिल होता है, उसी अकाउंट से वापस से जहां से पैसे आए थे उस अकाउंट में रिफंड कर दिए जाते हैं, राइट? The board of directors approves the acceptance of the application in the board meeting by passing a resolution. This is called as allotment of shares. This is called as allotment of shares.
on receipt of the application. If it is a case of under subscription, it is a case of full subscription, it is case of over subscription. In all the cases, who has to approve the allotment ratio and how the allotment is done to the whom applicant, किसके इस पे yes लिखना है, किसके इस पे no लिखना है, ये कौन तय करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कौन तय करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नो है तो नो है. The board of directors have the power to allot the shares. Who has the power? Who is the supreme authority? The board of directors. The board of directors are the supreme authority, having the supreme power of writing yes or no, accepting the application or rejecting the application. मैं कितना ही बोलूं, it is yes, it is yes, it is yes, my application is approved. No means no. The board of directors has the power to allot the shares. Under the Companies Act 2013, the following companies have to issue shares in the dematerialized form. फिजिकल फॉर्म में कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनी को अब कंपनीज एक्ट ने कंपलसरी किया है टू इशू द शेयर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, यानी ऑनलाइन फॉर्म में. यानी इन कंपनियों को, इन स्पेसिफाइड कंपनियों को कंपलसरीली अपने शेयर्स को किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना होगा और लिस्टिंग के बाद ही ये कंपनी अपने शेयर्स जो है इशू कर सकते हैं. कौन से ऐसे कंपनी? अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा का अगर उनका शेयर इशू है या पब्लिक ऑफर है, ऐसे कंपनी को कंपलसरी लिस्टिंग करके ही कंपनी का शेयर्स इशू करना पड़ेगा. अनलिस्टेड कंपनी फॉर इट्स न्यू इशू विथ इफेक्ट फ्रॉम 10th of September 2018. हालांकि अगर कंपनी एक्ट 2013 देखे तो इन लोगों ने पब्लिक ऑफर के अंतर्गत अब हर किसी के लिए लिस्टिंग कंपलसरी कर दिया. देखो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अब कैपिटल का कोई क्लॉज है क्या? 10 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, कुछ भी नहीं. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर इट्स न्यू इशू विथ इफेक्ट फ्रॉम 10th of September 2018. जितने भी अनलिस्टेड कंपनी थे 10 सितंबर 2018 के बाद जितने भी कंपनी अपने शेयर कैपिटल इशू करेगी उनको कंपलसरी कैसा करना पड़ेगा? इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म ओनली. दे कैन नॉट इशू शेयर्स इन द फिजिकल फॉर्म. क्यों कर रहे हैं ये चेंजेस? क्यों कंपलसरी कर रहे हैं? क्योंकि दौर किधर जा रहा है? डिजिटल पेमेंट की ओर. इसमें हम फिजिकल फॉर्म और फिजिकल एप्लीकेशन और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लेते बैठे करते बैठे तो फिर तो हो ही गया. सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके अलावा जो कंपनियों को कंपल्शन करना है वो कंपनीज एक्ट कंपलसरी करता है और उन स्पेसिफाइड कंपनीज को भी कंपलसरी जो है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही अपने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. एनी अदर कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स इन एनी फॉर्म. ऑल्सो द कंपनीज हैव द फ्रीडम टू कन्वर्ट इट्स शेयर इनटू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब किसी कंपनी के ऊपर कंपल्शन नहीं है, उसके बावजूद कंपनी वॉलंटरी चाहे तो भी इशू फिजिकल फॉर्म में किया है, बाद में उसको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो वो कर सकते हैं. इट इज एज द विश ऑफ द कंपनी. Companies issuing shares in the dematerialized form has to comply with the provision of the Depositories Act 1996 and regulations issued thereunder. Whenever the shares of the company are converted from the physical form to the online form, this is called as the process of dematerialization. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Dematerialization. क्या कहते हैं हम? Dematerialization. और जो ऑर्गेनाइजेशन इस फिजिकल फॉर्म से ऑनलाइन फॉर्म के कन्वर्जन में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिपॉजिटरी. हु इज द मेंबर ऑफ द कंपनी? द पर्सन इज कॉल्ड एज द मेंबर ऑफ द कंपनी हुज नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. और हु इज द बेनिफिशियल ओनर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी. As per the record of the depository. Now, who is depository? That organization which helps in converting the physical form to online form of the securities. And that is done as per the rules and regulations given in the Depositories Act 1996. Depositories Act 1996 के सारे rules, regulations और provisions के मुताबिक जो है सारा ये प्रोसेस किया जाता है. अभी ओके एंड फाइन? समझ में आया सब लोग को? यहाँ पर प्रोविजंस वाला पॉइंट जो है, कंडीशंस जो है, ये सारी चीजें अब हम कल देखेंगे. थैंक यू सो मच. क्योंकि वो एक फ्लो में करना पड़ेगा हमें, ऐसे हम बीच बीच में तोड़ के नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच.